अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के एक गवर्नमेंट स्कूल से एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स थे उनको रीबर्थ के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा था। ये बहुत बुरा काम होता है, बहुत घटिया काम होता है छोटे बच्चों से झूठ बोलना। कोई बोलता है त्रेता युग में इंटरनेट चलता था, कोई बोलता है वैदिक मैथमेटिक्स। किस वेद में मैथमेटिक्स लिखी हुई है बताओ तो मुझे। लेकिन ये काम खूब हो रहा है। अमेरिका की एक खास यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है। लिंक भी दे दो, लिंक दे दो ना। मैंने देखा है बड़े बड़े एक्टर्स एक सुपरस्टिशियस ऐप का ऐड कर रहे होंगे पर उस ऐड में कभी ये रिवील तो होता ही नहीं कि इसके उन्होंने पैसे लिए हैं पीछे से। कितने ही पॉडकास्ट्स हैं जो चल ही बस इस पर रहे हैं। एंशिएंट इंडियन ग्लोरी, वो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देते हैं और उनके हिसाब से यही एंशिएंट इंडियन ग्लोरी है। पर मुझे कभी कभार शिकायत रहती है उन लोगों से जो वास्तव में हिस्टोरियंस हैं पर वो इस पूरे 10-20 साल में लगभग चुप से बैठे हुए हैं और कुछ कहते नहीं है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है गजब। मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि भारत किस पतन की ओर जा रहा है। नमस्ते सर, मेरा सवाल एक खबर पे है। अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के एक गवर्नमेंट स्कूल से एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स थे उनको रीबर्थ के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा था। तो पिछले कुछ समय से इस तरह के जो विषय होते हैं रीबर्थ और मतलब बहुत अलग अलग तरीके की टाइप्स, क्या इन विषयों का अपना कोई मतलब वजूद है या फिर इससे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? छात्रों पर प्रभाव बस ये पड़ रहा है कि नॉलेज सिस्टम के नाम पर उनको एक बिलीफ सिस्टम दिया जा रहा है। तमिलनाडु में तो फिर भी ये हो गया कि छठी के बच्चों को पुनर्जन्म और इस तरह की अंधविश्वास भरी बातें बताई जा रही थी, तो वहाँ पर मंत्रालय ने उस पर आपत्ति कर दी और मीडिया ने भी खूब विरोध करा। लेकिन अन्य राज्यों में यही चीज़ें चल रही हैं तो इस पर कोई विरोध वगैरह थोड़ा ही हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कुछ आईआईटीज़ तक में, हम साधारण छठी सातवीं के स्कूलों की बात नहीं कर रहे जी। हम भारत में हायर एजुकेशन के सर्वोच्च संस्थानों की बात कर रहे हैं। आईआईटी, जी। आईआईटीज़ तक में इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर इस तरह की बातें पढ़ाई जा रही हैं और कंपलसरी करके पढ़ाई जा रही हैं कि मरने के बाद जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो शरीर को कैसे देखती है और ये सारी बातें। जी। तो ये बड़ी एक दुखद स्थिति है जहां शायद हम ये भूल गए हैं कि नॉलेज और बिलीफ में अंतर क्या होता है। ज्ञान विश्वास नहीं होता भाई। तुम अपनी कोई धारणा, मान्यता, बिलीफ, एजम्पशन लेकर चल रहे हो, उसको नॉलेज थोड़ी बोल दोगे। भारत ने इतनी सदियां शताब्दियां बीती हैं, पुराना राष्ट्र है हमारा। ज्ञान विज्ञान में निश्चित रूप से कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं। उनके बारे में बताना एक बात है, आप आर्यभट्ट के बारे में बता रहे हैं, आप वराहमिहिर के बारे में बता रहे हैं, या क्या आप पाणिनि के बारे में बता रहे हैं, ये एक बात होती है। और आप भारत में क्या क्या प्रथाएं परंपराएं रही हैं और भारतीयों ने क्या क्या बातें मान्यता के तौर पर मानी है, अंधविश्वास के तौर पर मानी है, उनको आप बता रहे हैं छात्रों को। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जी। बल्कि जो भारत के गणितज्ञ रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, शोधी रहे हैं, खोजी रहे हैं, असली, आप उनका अपमान कर रहे हैं ज्ञान के नाम पर, प्राचीन भारतीय ज्ञान के नाम पर छात्रों को अंधविश्वास पढ़ा के। क्योंकि प्राचीन भारतीय ज्ञान के नाम पर अगर आप छात्रों को अंधविश्वास पढ़ा रहे हो तो आप यही कह रहे हो ना
कि भारत के पास ज्ञान के नाम पर बस अंधविश्वास है। ये आपने भारत के पुराने ज्ञान का भी अपमान, उपहास कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो। या तो ऐसा होता कि भारत के पास गणित में, विज्ञान में, मेटलर्जी में, मेडिसिन में कोई उपलब्धि ही ना होती, आर्किटेक्चर में कोई उपलब्धि ना होती। अगर कोई उपलब्धि ना होती तो ये बात थोड़ी समझ में आती कि हमने कुछ करा तो था नहीं, हमारे पास कुछ था तो नहीं। तो हम अब मनगढ़ंत काल्पनिक बातें अपने बच्चों को बता रहे हैं ताकि उनमें थोड़ा, एक झूठा ही सही लेकिन गौरव बना रहे। मनगढ़ंत गौरव के किस्से तो बच्चों को तब पढ़ाने पड़ते हैं ना जब असली गौरव के लिए कोई बुनियाद, कोई विषय मौजूद ना हो। पर हमारे पास ऐसे विषय मौजूद हैं जिन पर हमें सचमुच गौरव हो सकता है। उनके होते हुए अगर आप कह रहे हो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब ये सब कुछ होता है जो स्कूलों में और आईआईटी वगैरह में पढ़ाए जाने की कोशिश चल रही है, तो फिर तो बहुत ही दुखद स्थिति है भाई। और एक बात और समझ लेना, ये बहुत बुरा काम होता है, बहुत घटिया काम होता है छोटे बच्चों से झूठ बोलना। क्योंकि एक बच्चा है ना छोटा, और चाहे वो छात्र हो, आईआईटी का ही छात्र हो, एक छोटा बच्चा है, वो बहुत निर्भर होता है, बहुत आश्रित होता है, वो भरोसा कर लेता है। वो भरोसा कर लेता है कि आप उसको जो बता रहे हो वो सच ही बता रहे हो, और आपने उसके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया है। आप शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बातें भर रहे हो जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला झूठ है, और वो झूठ बताने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप राष्ट्रीय गौरव के नाम पे उसको झूठ बता रहे हो, और राष्ट्रीय गौरव के लिए हमारे पास पहले ही पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। भारत कोई छोटा या हल्का राष्ट्र नहीं रहा है, बहुत वृद्धता और गुरुता रही है हम में। अगर आप हमारा वास्तविक इतिहास ही बच्चों को पढ़ा दें तो उसमें ही राष्ट्रीय गौरव के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। पर उसकी जगह देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम ये सब बताएंगे उनको। कहीं कहीं से तो ये भी आया है कि शिक्षकों को इन सब विषयों में मौका मिल जाता है तो जातिवाद वगैरह को भी वैज्ञानिक ठहराने की कोशिश करने लग जाते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि जातिवाद को वैज्ञानिक ठहराने की प्रक्रिया में वो नस्लवाद, रेसिज्म के कितने करीब पहुंच गए, क्योंकि वही तरीका होता है इसको जायज ठहराने के प्रयासों का। ज्ञान में और परंपरा में बहुत अंतर होता है भाई। भारतीय ज्ञान महान है, भारतीय परंपरा महान हो ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय विद्वान महान है, पर जो इतना पुराना और इतना विस्तृत राष्ट्र हो उसमें जहां ज्ञानी होते हैं वहां अज्ञानी भी होते हैं, और परंपराएं ज्ञानियों की कम चलती हैं, अज्ञानियों की ही ज्यादा चलती हैं। जैसे आज भी देश में 10 अगर ज्ञानी होंगे तो लाख अज्ञानी होंगे, यही होता है ना। वैसे ये हाल सदा से रहा है भारत में। निश्चित रूप से हमारे अतीत में महान ज्ञानी मौजूद हैं, पर हर ज्ञानी पे 1000 अज्ञानी भी मौजूद हैं, और सब प्रथाएं, परंपराएं अज्ञानियों की चलाई हुई होती हैं। इन प्रथाओं, परंपराओं को ज्ञान नहीं बोल देते, ये हमारा नॉलेज सिस्टम नहीं है। सुश्रुत की बात एक तरफ होती है, और नीम हकीम खतरा जान दूसरी चीज होती है दादा। उनको एक थोड़ी बोल दोगे कि ये सब हमारी पुरानी बातें हैं, सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बात बोल करके तो तुम इसको भी जायज ठहरा रहे हो कि पुराना एक चला आ रहा है कि वो बाबा जी हैं, वो छू करके ऐसे जिसको पानी पिला देते हैं वो ठीक हो जाता है। लोग व्हील चेयर पे आते हैं, बैसाखियों पर आते हैं, ड्रिप लगाए हुए आते हैं, अब बाबा जी उनको पानी पिलाते हैं, वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, बैसाखी दूर फेंक देते हैं।
व्हील चेयर से उठ के नाचने लगते हैं, डॉक्टरों ने जो सुई और तार लगा रखे होते हैं वो सब फेंक देते हैं और कहते हैं जय बाबा जी। हम इस पर गौरव करें क्या, और इस बात को हम प्राचीन माने और वैज्ञानिक माने? ये चीज प्राचीन और वैज्ञानिक नहीं है। और जो सचमुच प्राचीन और वैज्ञानिक है वो हम अपने छात्रों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारी ही परंपरा के खिलाफ जाता है। ये कितनी अजीब हमारी हालत हो गई है। भारत के पास जो दर्शन है, शोध है और विज्ञान है, वो हम सचमुच अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वो पढ़ा देंगे तो हमारी ही परंपराएं और मान्यताएं और अंधविश्वास सब खारिज हो जाएंगे। देखो, भारत में दो चीजें एक साथ चली हैं हमेशा से। एक अद्भुत और ऊंचे ज्ञान की धारा रही है जो बहुत अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा बहाई गई है। ज्ञानी और विद्वान कभी भी समाज की मुख्य धारा में तो आते नहीं, और समाज द्वारा अक्सर उनको बहुत सम्मान भी नहीं मिलता, पहचान भी नहीं मिलती, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो एक और तो हमारे यहां ज्ञानियों का, विद्वानों का एक बड़ा सशक्त और बड़ा उज्जवल पक्ष रहा है, और दूसरी ओर भारत का जो बहुसंख्यक वर्ग रहा है वो कभी भी बहुत न साक्षर था न विद्या का बड़ा प्रेमी था। साक्षरता दर कोई बहुत ज्यादा नहीं थी भारत में, और बात अंग्रेजों की नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सबके लिए पढ़ना जरूरी था ही नहीं, बल्कि कुछ वर्गों के तो पढ़ने पर रोक सी लगाई हुई थी। कुछ जातियां और सब जातियों की महिलाएं, ये कोई बहुत पढ़ी लिखी थोड़ी होती थी। तो बहुसंख्यक वर्ग तो यही था जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिस पर ज्ञान का प्रकाश कभी पड़ा ही नहीं, और सब प्रथाएं परंपराएं इन्होंने ही चलाई हैं, इन्हीं की चलाई हुई है। ज्ञानी को बहुत रुचि होती भी नहीं है कि वो समाज में आके हस्तक्षेप करे और सामाजिक परंपराओं में एक और परंपरा जोड़े वगैरह वगैरह, वही करता नहीं आमतौर पे। तो ज्ञानियों का ज्ञान अपनी जगह रह गया, और बहुत ऊंचा ज्ञान है। दुनिया में कम ही राष्ट्र होंगे जिनके पास उतना ऊंचा ज्ञान उपलब्ध हो जितना भारत के पास है। लेकिन साथ ही साथ भारत की बहुसंख्यक आबादी, भारत की मुख्य धारा जो मेन स्ट्रीम है, उसकी सोच, उसकी धारणा, उसके विश्वास, ये सब पिछड़े हुए ही रह गए, और ये बात हमें विनम्रता के साथ माननी पड़ेगी। वो पिछड़े हुए ही रह गए और आज भी पिछड़े हुए हैं। हम अपने ज्ञानियों का कहां सम्मान करते हैं, बताओ ना। आम आदमी से बोल दो 10 फिल्मी अभिनेताओं के नाम बता दो, खट से बता देगा। कहो 10 क्रिकेटर के नाम बता दो, बता देगा। उससे बोलो कि 10 वर्तमान भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बता दो, नहीं बता पाएगा। और अगर बोल दिया तुमने कि 10 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बता दो, तो एकदम ही नहीं बता पाएगा। हम कहां ज्ञान का सम्मान करते हैं, और ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि जो राष्ट्र ज्ञान का सम्मान नहीं करता वो पिछड़ता जाता है। अतीत में भी ज्ञान का अपमान करके हमने बहुत चोट खाई है। हमने ज्ञान को बहुत छोटी चीज बना लिया और गुलाम बने रहे। हमने धर्म से ही ज्ञान को काट दिया। हमने धर्म का अर्थ लगा लिया बस हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और तमाम तरह के रीति रिवाजों का पालन करना, हमने इसको धर्म बना लिया। ज्ञान ही धर्म का आधार होता है। हमने धर्म को उसके आधार से ही काट दिया और भारी कीमत चुकाई, और मुझे डर है कि कहीं वो कीमत हम दोबारा ना चुकाएं। समझ में आ रही बात ये? और भारत में एक अब नई चीज निकली है, जो हमारी असली खोजें थी, जो हमारे असली योगदान थे साइंस में, डिस्कवरीज में, इन्वेंशंस में, उनका तो हमें पता नहीं, वो हम किसी को बताना भी नहीं चाहते। उल जलूल बातें हम करने लग गए हैं राष्ट्रीय गौरव के नाम पर। कोई बोलता है त्रेता युग में इंटरनेट चलता था, कोई बोलता है ऋग्वेद में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लिखी हुई है।
कोई बोलता है वैदिक मैथमेटिक्स। किस वेद में मैथमेटिक्स लिखी हुई है बताओ तो मुझे। या तो फिर मैंने अपने कई साल व्यर्थ ही खराब करे हैं वेदों को पढ़ने में। मुझे तो किसी वेद में कहीं कोई गणित का सूत्र नहीं मिला। वेद पढ़े भी हैं मैंने, पढ़ाए भी हैं, मुझे तो नहीं मिला कि वेदों में गणित का सूत्र हो। पर सरकार खुद इस बात को आगे बढ़ाना चाहती है कि वैदिक मैथमेटिक्स, जिसको आप वैदिक मैथमेटिक्स कहते हो, जब मैं कैट की परीक्षा दे रहा था उस दौरान वो सूत्र मैंने भी पढ़े थे और वो उपयोगी होते हैं। उससे जो अरिथमेटिक की कुछ कैलकुलेशंस होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। वो एक तरह से ट्रिक्स हैं। और वो जो किताब है वैदिक मैथमेटिक्स की, वो मुश्किल से 100 साल पुरानी किताब है, 100 सवा 100 साल पुरानी किताब है। 1965। हाँ 1965 की। नहीं, उससे पहले की है, आज़ादी से पहले की है। असल में मैकॉले की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था थी ना, शंकराचार्य थे, तीर्थ नाम से, चेक कर लो, यही होगा। उन्हीं की है। तो वो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने के लिए किताब लेकर के आए थे। 1910-1920 के आसपास की किताब है। हाँ 1965 ही है, उन्हीं की है किताब। नहीं, 65 की नहीं है बाबा, आज़ादी से पहले की है। ये तुम उसकी वो देख रहे होगे, कोई पब्लिशिंग की डेट देख रहे होगे। हाँ ये आज़ादी से पहले की किताब है। अब वो ले आए, उपयोगी किताब है, लेकिन उसको क्यों कह रहे हो वैदिक मैथमेटिक्स? क्यों जनता में ये भ्रम फैला रहे हो कि वेदों में तो गणित भी मौजूद है? और जहां तक मुझे याद है, जब इन सज्जन से पूछा गया था कि बताइएगा कि ये कहां है ये सब, तो उन्होंने शायद कहा था कि अथर्व वेद के किसी अनुच्छेद में ये सूत्र मौजूद है। बोले कहां मिला अनुच्छेद? बोले मैं जंगल गया था, मुझे वहां मिला। बोले हमें भी दे दीजिए। बोले नहीं, वो बस सिर्फ मैं पढ़ सकता हूं, मैं किसी और को नहीं दे सकता। ये कोई बात होती है? अब वेद अपने आप में महान है, उसमें इस तरह की बात जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वेदों की महानता इसमें थोड़ी है कि उसमें मैथमेटिक्स मौजूद है। वेदों की महानता इसमें है कि उनमें दर्शन मौजूद है, उपनिषद मौजूद है, वेदांत मौजूद है। जो पहले ही महान हो, उसमें तुम कुछ जोड़ करके उसको अगर महान सिद्ध करना चाहो तो ये उसकी महानता का अपमान है। वेदों में कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं भाई। वेदों की महानता स्वतः सिद्ध है। उपनिषद अमर हैं, अपौरुषेय हैं। जो वहां बात कही गई है वो कभी पुरानी नहीं पड़ने वाली। तो बताओ तुम्हें वेदों में कुछ और जोड़ने की क्यों जरूरत आ पड़ी? कुछ है क्या जरूरत जोड़ने की? तुम अगर मुझसे कहो कि आचार्य जी अच्छे आदमी हैं, और आचार्य जी अच्छे आदमी इसलिए क्योंकि 6.5 फीट के हैं, तो ये मेरा सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? वास्तव में तुम कह रहे हो मैं जैसा हूं मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं, तो मुझे सम्मान के योग्य बनाने के लिए तुम्हें झूठ मूठ मेरा कद बढ़ाना पड़ रहा है। वेदों का कद बढ़ाने की क्या जरूरत है? वेद तो पहले ही आकाश जैसे ऊंचे हैं। लेकिन ये काम खूब हो रहा है, खूब सारे स्कूलों में ये तरह की बात पढ़ा दी जाएगी। बोलेंगे ये है वो है, प्राचीन भारत में ऐसा होता था, ऐसा होता, हर चीज प्राचीन भारत में होती थी। कोई भी चीज ले आओ, ये तो प्राचीन भारत में। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इन्होंने क्या कर लिया? इलेक्ट्रिक व्हीकल तो महाभारत में उल्लेख आता है उसका। न्यूक्लियर वेपन्स है, इन्होंने क्या कर लिया? रामायण की पूरी लड़ाई न्यूक्लियर वेपन्स से हुई थी। ये तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम सम्मान नहीं कर रहे, तुम अपमान कर रहे हो। और वर्तमान के अपने जितने अंधविश्वास है उनको जबरदस्ती वैज्ञानिक सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, गजब, कि फलानी जगह शोध हुआ है और जीवात्मा पकड़ में आ गई है, जिससे अभी प्रमाणित हो गया है कि जीवात्मा होती है और वो मां के गर्भ में प्रवेश भी करती है और मृत्यु के बाद बाहर भी निकलती है। कईयों ने तो जीवात्मा का वजन भी निकाल दिया। बोले बिल्कुल, अमेरिका की एक खास यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है। लिंक भी दे दो, लिंक दे दो ना। कहीं ने यूट्यूब पे सुना था, यूट्यूब कोई रिसर्च पेपर होता है? बोले अमेरिका की खास यूनिवर्सिटी में शोध हुआ है जहां पता चला है कि जीवात्मा का वजन 28 नैनोग्राम होता है।
और लोग ताली बजा बजा के हंसेंगे, देखा प्राचीन भारत के जितने अंधविश्वास थे वो सब मॉडर्न साइंस सिद्ध कर रही है। और जो हमारे बड़े बूढ़ियों को कहेंगे अरे विज्ञान तो अभी बच्चा है, पिछले 200 साल का है। प्राचीन भारत का ज्ञान तो 2 करोड़ साल का है। 2 करोड़ साल पहले तो डायनासोर भी ठीक से नहीं घूम रहे थे दादा। 2 करोड़ साल पहले ज्ञानी कहां से आ गए? किस एज की बात कर रहे हो 2 करोड़ साल पहले? थोड़ा इतिहास पढ़ लो। इंसान ने ठीक से बोलना ही सीखा है अभी मात्र कुछ हजार साल पहले। 2 करोड़ साल पहले ज्ञानी कहां से आ गए? इंसान ने खेती शुरू करी है कुल 10,000 साल पहले। इंसान ने सोचना शुरू करा है लगभग 80,000 या 1 लाख साल पहले। 2 करोड़ साल पहले ज्ञान कहां से आ गया? तो वास्तव में जो हमारी राष्ट्रीय महानता है, जो सचमुच है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे और हम काल्पनिक महानता बता बता कर अपने बच्चों और अपने छात्रों में यूं ही कुछ कचड़ा सा भर रहे हैं। सर जैसे आपने अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करी, मैं देख रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी अब व्हाट्सएप से यूट्यूब पे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स खुल गए हैं। ये चल जो एग्जिस्टिंग थे उन्होंने अपना एक तरह से एजेंडा ये बना लिया है कि वो कुछ भी रैंडम मतलब थ्योरी उठाकर लाते हैं, उसको पास्ट से जोड़ते हैं और फैलाना शुरू करते हैं। पहले जब मैं ये सब होता देख रहा था तो मुझे लगता था कि मतलब ठीक है, एक हार्मलेस चीज़ है जिसका शायद लोगों पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर अभी कुछ दिनों पहले जब आप ही के साथ एक कैंपस में गए थे और देश के शायद शायद शीर्ष 10 कॉलेजेस में आता है, वहाँ की एक 3rd ईयर की इंजीनियरिंग की छात्रा आपसे गरुड़ पुराण पे प्रश्न पूछ रही थी, तो मुझे एकदम धक्का सा लगा कि क्या हो रहा है। देखो, एंशियंट इंडिया के नाम पर जितना दुष्प्रचार पिछले 10-20 सालों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं। और जो तुमने YouTube बोला, इसमें कितने सारे चैनल्स हो गए हैं, कितने सारे लोग हैं जिनका काम बस यही है कि नेशनल प्राइड के नाम पर झूठ पे झूठ बोले जाना। कितने ही पॉडकास्ट्स हैं जो चल ही बस इस पर रहे हैं, एंशियंट इंडियन ग्लोरी। वो सुपरस्टिशन को बढ़ावा देते हैं और उनके हिसाब से यही एंशियंट इंडियन ग्लोरी है। मैं तो अपने उस भारत को जानता हूं जो विचार का केंद्र रहा है, जो दर्शन का केंद्र रहा है, जो विज्ञान का पालना रहा है, जो मेडिसिन का पालना रहा है, जहां नाट्य शास्त्र रहा है, जिन्होंने जाकर के अंतरिक्ष के रहस्यों को पता करने की कोशिश करी है। मैं उस भारत को जानता हूं, मैं वहां का वासी हूं, मैं उस भारत का सम्मान करता हूं। और न जानिए यूट्यूब पर क्या चल रहा है, जहां मात्र सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन, भूत प्रेत, आत्मा उड़ रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, रात में मैं जा रहा था पीछे से चुड़ैल आ गई। ये बाबा लोगों द्वारा भी किया जा रहा है और ये पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले लोगों द्वारा भी किया जा रहा है। यूट्यूब बहुत भारी, यूट्यूब पूरा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब उसमें मिला के, वो सब अंधविश्वास फैलाने का, मूर्खता फैलाने का भारी केंद्र बन गया है। अब मैं सोचता था कि वो बातें सिर्फ जो बेचारे अशिक्षित लोग हैं उन पे असर करती होंगी, पर जैसा तुमने कहा, युवाओं की पूरी एक पीढ़ी है जिसको सुपरस्टिशियस बना दिया गया, क्योंकि अंधविश्वास अब बहुत मॉडर्न तरीके से आ रहा है ना। वो पूरी सुपरस्टिशन की बात बोल रहा होगा पर अंग्रेजी एक्सेंट के साथ बोल रहा होगा और मॉडर्न दिखते हुए बोल रहा होगा। तो जो टीनेजर्स होते हैं इस पर उसका जबरदस्त असर होता है। उनको लगता है कोई एक्सोटिक बात बताई जा रही है, ओ माय गॉड, स्पिरिट्स एंड सोल्स, वो सुन भी लेते हैं। आ रही बात समझ? और ये वो पीढ़ी है जो सुन लेती है, जो पूरे तरीके से भारत के इतिहास से कटी हुई थी। इसे असली इतिहास तो पता था ही नहीं। असली इतिहास पता होता तो खुद ही इतिहास पे गौरव करती। तो इसको इतिहास के नाम पर यह सब चटा दिया गया है, तंत्र मंत्र जादू टोना, और इसी को बोल दिया गया ये तुम्हारा ग्रेट कल्चर है, और ये पीढ़ी इसी को चाट रही है। इंग्लिश सुपरस्टिशन, मॉडर्न लुकिंग सुपरस्टिशन, अर्बन सुपरस्टिशन,
metropolitan superstition. Superstition through technologically most advanced ways. Superstition coming to you through slick apps. And slick podcasts. इसमें मैं एक चीज़ और भी देखता हूँ कि ये जो पूरा गेम है इसके पीछे की इकोनॉमिक्स अक्सर युवाओं को पता होती नहीं है। मैंने देखा है बड़े बड़े एक्टर्स एक सुपरस्टिशियस ऐप का ऐड कर रहे होंगे, पर उस ऐड में कभी ये रिवील तो होता ही नहीं कि इसके उन्होंने पैसे लिए हैं पीछे से। या कोई व्यक्ति किसी पॉडकास्ट में आकर के इस तरह की बातें कर रहा है 2-2 घंटे तक, पर ये बात तो रिवील होती नहीं है कि उसने इस बात के लाखों रुपए दिए हैं पीछे से। तो कहीं न कहीं जो एक 17-18 साल का युवा होता है, उसको ये लगता है कि यार ये मेरा फ़ेवरेट एक्टर है और यही बात कर रहा है इसकी, ये कुछ तो तो हमेशा होगा ही। से रहा है, विज्ञापन के पीछे की साइकोलॉजी यही है। वो तो चाहे 17-18 साल का हो या 50 साल वाला हो, विज्ञापन का मतलब ही यही है कि वो वहां पे आके कहेगा ये मैं ये साबुन लगाता हूं, तो तुमको लगेगा कि मैं भी लगा लेता हूं, वो लगाता है तो वो तो है ही है। लेकिन ये जो युग है ना जिसमें हम जी रहे हैं, विशेषकर पिछले दो जो दशक रहे हैं, 2-3 दशक, ये रिमार्केबल है ड्यू टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, institutionalization of superstition as truth, of assumption as knowledge। और मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे डर लग रहा है जो कौम, जो राष्ट्र, जो लोग, जो समुदाय अपनी भ्रांतियों को, मान्यताओं को, अपनी धारणाओं, अपनी बिलीफ्स को नॉलेज बोलना शुरू कर देते हैं, जो अपने सुपरस्टिशंस को फैक्ट बोलना शुरू कर देते हैं, उनका पतन होता है और वो गुलाम बन जाते हैं। वैसी गुलामी से हम अभी अभी उभरे हैं। हमें गुलाम बनाने वाले कोई बाहर से नहीं आए थे, हमें गुलाम बनाने वाले फ्रेंच, ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज, अरब, तुर्क या अफगानी ही नहीं थे। हमें गुलाम बनाया है हमारे अपने अज्ञान ने। ये जो हमने अंधविश्वासों से भरा सामाजिक जीवन जिया है ना, ये जो धर्म के नाम पे हमने बस प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां चलाई हैं ना, इन्होंने हमें गुलाम बनाया। और पिछले 20-30 सालों में यही चीजें अब दोबारा फनफना के उभर के आ रही हैं। मुझे बहुत इसमें आशंका हो रही है कि क्या होने वाला है आगे। इसमें सर एक चीज़ और थी कि जैसे आपने भी बताया कि क्योंकि हम लोग अपने असली इतिहास से कटे हुए थे, इसलिए बीच में कुछ लोग आए और उन्होंने कुछ भी अगड़म-बगड़म बातें इतिहास बोल करके हमें पिलानी शुरू कर दी। पर मुझे कभी-कभार शिकायत रहती है उन लोगों से जिनके पीछे एक्चुअली स्कॉलरशिप है, जो वास्तव में हिस्टोरियंस हैं, पर वो इस पूरे 10-20 साल में लगभग चुप से बैठे हुए हैं और कुछ कहते नहीं हैं कि किस तरह की तुम गलत बातें आगे वो बढ़ा रहे सामने हो। आ ही नहीं रहे हैं। जो इतिहासविद हैं, जो असली वैज्ञानिक हैं, खोजी है, वो सामने ही नहीं आ रहे। वो अपने हाई कैसल्स में खुश हैं। वो कह रहे हैं हम तो एकेडमिक्स हैं ना, हम आम जनता के बीच में क्यों जाएं। भाई आपका जो एकेडमिक फील्ड है उसी के बारे में कितना दुष्प्रचार किया जा रहा है। आप आके लोगों को बताइए ना कि असलियत क्या है। अफवाह अफवाह, झूठ झूठ, झूठ का एक बहुत बड़ा बस केंद्र बनकर रह गया है भारत का सामाजिक जीवन। मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ, फेकनेस, सुपरस्टिशन, यही है। और इसी की खुराक पर हमारी एक पूरी पीढ़ी अब खड़ी हो रही है। न जाने इस पीढ़ी का क्या होने वाला है। लोग शायद इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं, उसका तो इनटेक है 1000 लोगों का। लेकिन जो उस यूनिवर्सिटी के बाहर रोज़ बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, वो हैं करोड़ों लोग। तो
लोग हमसे पूछते हैं कई बार कि आपने बाकी सब जो सोशल मीडिया है उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया आपने कमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है और कोई मीडिया होगा, उस पर तो कमेंट खुले हुए हैं। आपने ट्विटर पर कमेंट क्यों बंद कर रखे हैं? मैं वजह बता देता हूं। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे ट्विटर प्रोफाइल का इस्तेमाल करके झूठ ना फैलाया जाए। मेरा ट्विटर अकाउंट है, उस पर कोई आकर के कमेंट के माध्यम से झूठ लिख सकता है ना। वो मेरे ट्विटर अकाउंट पे पोस्टिंग नहीं कर सकता, पर झूठ लिख सकता है, और वो जो झूठ लिखेगा वो मेरी प्रोफाइल पे दिखाई देगा। मेरी प्रोफाइल जो है वो हो गई है 10-12 लाख लोगों की, और जो झूठ अब लिखा जा रहा है वो भी कितने लोगों तक पहुंचेगा? 10-12 लाख लोगों तक पहुंचेगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी प्रोफाइल पर जो लिखा गया है मैं उसको मॉडरेट करूं, मैं रेगुलेट करूं। और ट्विटर अकेला सोशल मीडिया है जो झूठे से झूठे कमेंट को भी मॉडरेट नहीं करने देता। आप अधिक से अधिक उसको हाइड करोगे, हाइड करने पर लोगों की उत्सुकता और बढ़ जाती है, वो जाके उसको देखते हैं और ज्यादा क्या हाइड हुआ है। बल्कि सवाल मेरा उनसे है जो अपनी ट्विटर प्रोफाइल खुली छोड़ देते हैं। तुमने अपनी प्रोफाइल के थ्रू क्यों मिस इंफॉर्मेशन फैलने दी? तुमने जो पोस्ट करी वो तो ठीक, पर उस पोस्ट के नीचे 100 झूठे कमेंट हैं। उन कमेंट्स के माध्यम से झूठ फैलाया जा रहा है। ये जो प्रोफाइल ओनर है उसकी जिम्मेदारी थी ना कि उस झूठ को हटाए। तुमने क्यों नहीं हटाया? प्रश्न मुझ पे नहीं आना चाहिए कि तुमने अपने ट्विटर कमेंट क्यों रोके। प्रश्न उन पे जाना चाहिए जिन्होंने अपने ट्विटर कमेंट खुले छोड़े हैं। और ट्विटर एक अनूठा मीडिया है जो अपने स्वार्थ के लिए कमेंट डिलीट करने की फैसिलिटी नहीं देता। क्योंकि जितने घटिया तरह के कमेंट होंगे उतनी कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, जितनी कंट्रोवर्सी बढ़ेगी उतना ट्विटर पर ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ेगा। इस वक्त भारत में पब्लिक लाइफ और पब्लिक डिस्कशन, पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब ही यही है कि तुम ज्यादा झूठ बोल लोगे या मैं ज्यादा झूठ बोल लूंगा। एक पोस्ट के नीचे 500 झूठे कमेंट आ गए और वो 500 तरह का झूठ फैला रहे हैं। हम क्या करें? 500 को जवाब दें? 500 को जवाब दें? और ये जो झूठ बोल रहा है इसकी अपनी प्रोफाइल पे इसके 4 फॉलोवर भी नहीं है। तुझे जो भी झूठ बोलना जाके अपनी प्रोफाइल पे बोलना। अपनी प्रोफाइल पे इसके 4 फॉलोवर भी नहीं है। पर जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनकी प्रोफाइल का मिस अप्रोप्रिएशन करके, दुरुपयोग करके वहां जाके अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। यही होता है ना। ये पिछले 2 दशक के भारत की असलियत है। हम झूठ जीवी बन गए हैं। झूठ झूठ बस झूठ। कभी स्वार्थ के लिए झूठ, कभी गौरव के नाम पर झूठ, बस झूठ। और बहुतों को तो वो झूठ सच लगने लगा है, विशेषकर जो 13, 14, 16 साल वाले लड़के हैं उनको। एक अभी आकर बोल रहा है, ए कमेंट करके हमें बोल रहा है कि ए तू झूठ क्यों बोलता है? भारत का पतन तो अभी हुआ है पिछले 30-40 साल में। जब हम आजाद हुए थे तो आम भारतीय की औसत आयु 80 साल होती थी और हमारा लिटरेसी रेट भी 80% था। पुराने लोग तो ज्यादा जीते थे ना, और पुराने लोग तो बहुत पढ़े लिखे भी होते थे ना। उसको राष्ट्रीय गौरव के नाम पे पट्टी पढ़ा दी गई है, उसने पढ़ भी लिए। उसको पता ही नहीं है कि जब हम आजाद हुए थे तो भारत में कुछ प्रांतों में महिलाओं में साक्षरता दर 10% भी नहीं थी। पूरे देश की 6% थी महिलाओं। पूरे देश की 10% नहीं थी महिलाओं में। इसको पट्टी पढ़ा दी गई है कि भारत का जो अतीत है वो तो अति स्वर्णिम है, भारत का गोल्डन पास्ट। और वो लड़ने भी आ जाते हैं, कहते हैं ए तुझे पता नहीं है, तू बेकार में भारत के गोल्डन पास्ट की बेइज्जती कर रहा है। आम भारतीय जब भारत आजाद हुआ था 40 साल भी नहीं जीता था, इतनी बुरी हालत थी। भुखमरी, बीमारी, अशिक्षा, गरीबी। इनको ये पता ही नहीं है। इनको न जाने क्या बता दिया गया है।
और कहां से इन्होंने ये सब सुना? यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, पॉडकास्ट। इसमें मैं एक क्राइसिस और देखता हूँ कि मतलब जब मैं छोटा था मेरे साथ भी होता था, कोई भी बात यदि मुझे लिखित दिख जाती थी, प्रिंट वर्ड अगर मुझे दिख जाता था, मुझे लगता है ये सही है। एक भीतर एक मैकेनिज्म ही नहीं होता था जो पूछता था कि ये लिखा तो है, पर किसने लिखा है, सही लिखा है नहीं लिखा है। तो अभी भी जनरेशन के साथ यही होता है कि अब किताबें तो छापी जा रही हैं खूब बढ़ चढ़ करके, आप देखते हो छप रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, रिव्यूज़ हैं, तो आपको लगता है जो लिखा है सही लिखा देखो, कोई समाज जो सच की इज्जत करता हो, वहां बड़े से बड़ा अपराध ये होगा कि तुमने जनता में झूठ फैलाया, और झूठ फैलाने वालों को तुरंत जेल होनी चाहिए। कोई भी समाज जिसकी चेतना सत्योन्मुखी होगी, वो इसको सबसे बड़ा अपराध मानेगा कि लोगों में झूठ फैलाया जाए। और जो समाज पतन की ओर अग्रसर होगा, उसे झूठ से कोई आपत्ति नहीं रह जाएगी। मैं बहुत डरा हुआ हूं कि भारत किस पतन की ओर जा रहा है, और अपनी ओर से जो हो सकता है भरसक प्रयास कर रहा हूं कि वो पतन रोका जाए। पर मैंने देखा है कि वो जो दूसरा पक्ष है जो झूठ फैलाना चाहता है, वो सीधे से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ढाल लेके खड़ा हो जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑलवेज क्वालिफाइड, इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, तुम्हारे मन में जहर नहीं घोल सकता, खुला झूठ नहीं बोल सकता। और ट्विटर वाले महोदय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बस नाम ले रहे हैं, एलॉन मस्क। हम सब जानते हैं कि ट्विटर एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है। उसको किसी तरह अफ्लोट रखने के लिए, उससे पैसा कमाने के लिए ये हर तरीके का झूठ ट्विटर पे अलाउ करते हैं। सबसे टॉक्सिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? ट्विटर ही तो है। ट्विटर जो कुछ नहीं कर सकता वो ट्विटर पे आकर के बदतमीजियां करता है। यूट्यूब पर भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, 5-7 मिनट की वीडियो होगा कम से कम। ट्विटर पे तो कुछ नहीं, बस जाके किसी को गाली लिख दो। तो जो सबसे नाकारा लोग हैं वो ट्विटर जीवी हैं, सबसे ज्यादा ट्विटर पे पाए जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो ये झूठ फैला रहे हैं वो अपना नाम भी नहीं बताते। सोशल मीडिया पर ये शर्त होनी चाहिए साहब, जैसे आप जब किसी के सामने जाकर के उसे कुछ सूचना दोगे तो वो आपका नाम भी जानेगा और आपका चेहरा भी जानेगा, है ना? जब मैं आपसे सामने आके कोई बात करूंगा तो आपको मेरा नाम भी पता होगा और आपको मेरा चेहरा भी पता होगा। उसी तरह जब आप वर्चुअली ऑनलाइन किसी को कोई सूचना दे रहे हैं, किसी को कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो अपना नाम भी बताइए, अपना चेहरा भी बताइए, क्योंकि एनोनिमस रह करके आप बड़े से बड़ा जहर फैला रहे हो, अपराध कर रहे हो, और किसी को पता नहीं चल रहा आप हो कौन। आप छुप करके वार कर रहे हो, आप चोर की तरह रात में सेंध लगा रहे हो। समझ में आ रही बात? ये ट्विटर पर हालत ही है अभी कि आप वो पोस्ट भी डिलीट कर दीजिए जिस पर कमेंट आए थे, तो भी कमेंट नहीं डिलीट होते। आपने एक पोस्ट लिखी और उस पर एक से बढ़कर एक झूठ आ गया, पूरी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई, तो आप कहिए चलो मैं पोस्ट ही डिलीट कर देता हूं। पोस्ट डिलीट हो जाएगी, कमेंट नहीं डिलीट होंगे, और मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई। फैक्ट्स आर द डोर टू फ्रीडम। सबसे ज्यादा इज्जत करो तथ्यों की, सच्चाई की, यथार्थ की। कल्पनाओं में नहीं जिया जाता, यथार्थ में जिया जाता है। सच कड़वा लगे तो भी स्वीकार करो। जिसको सत्य अस्वीकार है उसको फिर स्वतंत्रता भी अस्वीकार है। सत्य और स्वतंत्रता सदा साथ साथ चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत गुलाम हुआ, इसमें बहुत बड़ा कारण यह था कि हम कल्पना जीवी बन गए थे। हम लगातार बस जी रहे थे अपने कल्पना लोक में। हमारी अपनी रूढ़ियां थी, हमारे अपने अंधविश्वास थे, और हम अपनी नजरों में सर्वश्रेष्ठ थे। वो मत होने दो। हमारा बहुत सुंदर अतीत रहा है, उस अतीत का वास्तविक सौंदर्य लोगों के सामने लेकर आओ, बच्चों को पढ़ाओ। फिजूल की कल्पना और झूठ की कोई जरूरत ही नहीं है।
नमस्ते सभी को, मेरा नाम शिल्पा है और मैं विस्कॉन्सिन यूएसए से जुड़ी हूँ और मैं यहाँ पे रिसर्च कर रही हूँ। तो मैंने आचार्य जी को तब से सुनना शुरू किया जब आचार्य जी एक बार आईआईटी दिल्ली में आए थे, 2022 की बात है। तो उस वक़्त मतलब मेरे मन में काफ़ी डर रहता था, काफ़ी परेशान मैं रहती थी। पर वो गीता सत्र अटेंड करने के बाद मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। समझ आया ये डर कहाँ से उठता है और इस डर के पीछे कहीं न कहीं हिंसा भी होती है। तो जब ये चीज़ें समझ आई तो धीरे-धीरे ये डर जीवन से मैंने निकालना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आचार्य जी को काफ़ी टाइम तक सुना और अभी अप्रैल के महीने में मुझे मौका मिला लाइव सेशन से जुड़ने का। तो तब से मैं लगातार गीता सत्रों से जुड़ी हुई हूँ और उसका मुझे काफ़ी लाभ भी हो रहा है जीवन में, जो मुझे समझ में आता है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी।